Hello everybody, welcome back to the channel. So today we are going to discuss the biology plan. If you haven't started anything yet, for those जो मेरे को नहीं जानते हैं, my name is Janvi and I have cleared my NEET 2024 exam with my 12th grade and got admission in Lady Hardinge Medical College, New Delhi. So basically यार बायोलॉजी में ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा रीड करेंगे एनसीईआरटी को, उतना ही मार्क्स स्कोर हमारा इजी होगा करना हमारे लिए। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजी हमारे बल्क मार्क्स बनाती है। 360 आउट ऑफ 360 लाना कोई बड़ी बात नहीं है बायोलॉजी में। जितना फिज़िक्स केमिस्ट्री मिल के बना रहा है उतना बायोलॉजी अकेली बना रही है, और एक ईजी सब्जेक्ट है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आनी, थ्योरी आनी है, राइट। अब अगर मैं आपको बात करती हूँ टाइम की कैसे डिवीजन करनी है, तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटा दो अपनी बायोलॉजी को। ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस। सी, आप लोग अब से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो इन 7 महीनों में। देयर आर पीपल जो 9 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 9 छोड़ो जो 11 से शुरू कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत आपसे बहुत आगे है, और वो भी आपके साथ एग्ज़ाम देंगे। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर स्टडीज़। अब जो अगर आप लोग बाहर घूमने फिरने जा रहे हो दोस्तों के साथ, जस्ट अवॉइड दैट। 7 महीने अच्छे से जम के मेहनत करो, तभी जाके होगा क्लियर एग्ज़ाम, राइट। अगर 4 to 5 आवर्स को मेरे को डिवाइड करना है, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं 1 आवर 30 मिनट्स, फिर 1 आवर 1 आवर 1 आवर एंड अगेन 30 मिनट्स। कुछ चैप्टर्स के लिए आपको लेक्चर्स भी लेने पड़ेंगे, जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनके आप 1.5 घंटे का लेक्चर ले लो, या फिर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में आपको अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम लगती है उसके लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, 2-3 घंटे तो रखो एटलीस्ट चैप्टर को रीड करने के लिए, एंड देन मूविंग ऑन कि उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। अब क्वेश्चंस के लिए जो भी बुक्स हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ऑलरेडी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उस पर, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने इस टाइम तक आके 2 चैप्टर्स डेली पढ़ना शुरू कर दिए थे। वो अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट भी होते थे, और अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी कर देती थी। जैसे मेरे को जो चैप्टर मेरे को वीक लगता था मैं उसको पढ़ती थी, बट मैं डेली पढ़ती थी एटलीस्ट 2 चैप्टर। और ऐसा करने से मेरी इतनी अच्छी रिविजन हो गई थी कि लास्ट में अप्रैल तक आके मैं एक दिन में एक पूरी मतलब बायोलॉजी की पूरी बुक पर कंप्लीट कर लेती थी। कोई ना कोई मतलब अगर बड़े चैप्टर्स हैं तो थोड़ा सा रह जाता था, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स 4-5 चैप्टर्स आप दिन में 5-6 चैप्टर्स कहीं नहीं गए आपके, राइट। आफ्टरवर्ड्स देखो, क्लास 11th में बॉटनी के वो चैप्टर्स जिनमें आपको पूरे लेक्चर्स देखने की नीड पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स हैं और एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स हम दे सकते हैं प्लांट किंगडम की, क्योंकि प्लांट किंगडम में काफ़ी सारी साइकिल्स हैं जो शायद आपको थ्योरी पढ़ के समझ नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड आता है हमारे पास एनाटमी ऑफ डायकॉट्स एंड मोनोकॉट प्लांट। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो लास्ट वाला टॉपिक है डायकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स की एनाटमी, जिसमें उसके लीफ का क्रॉस सेक्शन है, रूट्स का क्रॉस सेक्शन है, राइट। वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डायग्राम्स बनते हैं, उनसे हमें बहुत अच्छे से समझ आता है, ऐसे थ्योरी रीड करके नहीं समझ आता। देन मूविंग ऑन टू सेल साइकिल गाइस। सेल साइकिल इज़ अगेन अ कंसेप्चुअल चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। कितनी माइटोसिस के बाद कितने सेल्स बनेंगे और पेरेंट क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप इनके न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, दोनों के दोनों चैप्टर्स कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। इनकी तो बहुत अच्छे से आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कर पाओगे। इनके भी ऐसे ना रट्टे भी यार समझ के लगते हैं, अगर समझ नहीं आएगी ना चीज़ तो आप रट भी नहीं पाओगे। और लेट्स से आपने रट भी ली वो चीज़ तो 2 दिन के लिए रटी जाएगी बिना समझे, तीसरे दिन वो उड़ जाएगी, राइट। अब ज़ूलॉजी में क्लास 11th में सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स में आता है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी वाला टॉपिक है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो ग्राफ वगैरह होता है, शिफ्ट कैसे हो रहा है, वो सब आपको देखना है। सेकेंड आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज
वाले जो आती है हमारे पास, जो भी जितने भी हमारे टर्म्स आएंगी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ वगैरह, वाइटल कैपेसिटी होती है हमारे पास उसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी समझने वाली चीज़ें हैं। उसको भी अगर आप कंसेप्चुअली समझोगे ना तो बहुत ईजीली याद हो जाएगी वो चीज़ें, डिस्पाइट ऑफ उसको रटने के बजाय, राइट। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जो ECG वाला पार्ट है, जिसमें टी वेव, राइट, पी वेव, ये सब चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाला पार्ट आपको करना है। देन एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट है उसमें जो रेगुलेशन है किडनी फंक्शंस का, वो इम्पॉर्टेंट है। उसको मेक श्योर आप ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर समझोगे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर आप अपनी एनसीईआरटी में साइड पे बना लोगे तो आपको एक एक प्रोसेस याद रहेगा, एक के बाद क्या था, उसके बाद क्या था, ये याद रहेगा। देन मूविंग ऑन टू लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो मैकेनिज्म है ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है। उसको भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो एक टाइप से इमेजिन करने वाला पार्ट है कि आपकी कैसे हो रहा है, आपकी लाइक कैसे वो चीज़, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कितनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सब आपको ना अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप उस चीज़ को इमेजिन कर पाओगे अपने ब्रेन में, तभी समझ पाओगे। एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो जनरेशन है नर्व इम्पल्स की, राइट, ये सारे के सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। देन मूविंग ऑन टू क्लास 12th की बॉटनी। क्लास 12th की बॉटनी में 2 चैप्टर्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनका तो ऐसा है कि लाइक इतने कंसेप्ट्स हैं इनमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि रटने से काम नहीं चलेगा, इसको तो समझना ही पड़ेगा। फॉर द टाइमिंग आप 1-2 चीज़ों को रट भी सकते हो कुछ चैप्टर्स में, जैसे किसी में नाम रटना है वो आप लर्न करने के काम है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल्स रटने, वो रट सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो रटने का नहीं होगा। यहाँ पे अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना तभी तुम इसके क्वेश्चन कर पाओगे। सो मेक श्योर इनको तो आप अपने टीचर से समझो, इन पे खुद मत मूव ऑन करना कि ये चैप्टर मैं खुद कर लूँगा, ये नहीं होगा। अगर आप खुद करोगे इवन डर जाओगे उनको देख के, कितना बड़ा चैप्टर है, क्या ट्रांसलेशन होता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, समझ नहीं आएगा, मिस अप हो जाएगी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉटनी में ना इकोसिस्टम चैप्टर है, उसमें 10% लो है, उसके क्वेश्चंस GPP वाले एंड NPP वाले, जिसमें लाइक गिवन होता है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अगले ट्रॉफिक लेवल पे, वो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वो तभी समझ आएंगे अगर आपको GPP NPP के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। देन ज़ूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें से जो मैं पर्सनली बताती हूँ गेमेटोजेनेसिस वाला पार्ट, जिसमें एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी फेजेस हैं उसका जो ग्राफ दिया हुआ उसको अच्छे से समझ लेना। एवोल्यूशन में हार्डी वीनबर्ग्स का जो इक्विलिब्रियम है, हार्डी वीनबर्ग्स का जो प्रिंसिपल है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें p² Q², उससे न्यूमेरिकल पार्ट आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बायोटेक के तो दोनों चैप्टर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें, एंड इवन दैट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए ना तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। सो कंक्लूजन यही है कि बायोलॉजी जो है ना यार वो बेस्ड है कि रीड करो, रिवाइज करो, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करो, रीड रिवाइज रिपीट, रीड रिवाइज एंड रिपीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस इतना बायोलॉजी मांगती है। 360 में से 360 नंबर कहीं नहीं गए इसमें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।